स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 2021 के आईटी नियमों को कोर्ट में ट्विटर का चैलेंज, बोलने की आजादी छीनने का किया दावा। कुछ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने को लेकर केंद्र ने ट्विटर को भेजा था नोटिस। अनाज के वितरण में कटौती से राज्यों में खाद्य संकट बढ़ने के आसार। अनाज कोटे में बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश और गुजरात की केंद्र से गुहार। कहा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल के आवंटन को बहाल करे केंद्र सरकार। और लार्ज हैड्रन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट को हाथ लगी बड़ी सफलता। पहली बार एक जोड़े में मिले टेट्रा क्वार्क्स। यूनिवर्स बनने से जुड़ी खोज में मदद मिलने की उम्मीद जता रहे हैं वैज्ञानिक। आइए खबरों की शुरुआत करें। कुछ खास कंटेंट को ब्लॉक करने को लेकर केंद्र ने कुछ महीनों पहले ट्विटर को आदेश दिए थे। पिछले ही महीने सरकार ने अल्टीमेटम जारी कर ट्विटर को आखिरी मौका दिया था, लेकिन ट्विटर ने इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ट्विटर ने 2021 में जारी नए आईटी नियमों को भी कोर्ट में चैलेंज किया है। सरकार ने ये आदेश आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत जारी किए थे। इस कानून की यह धारा बोलने की आजादी के उल्लंघन को लेकर अक्सर खबरों में रहती है। इस सेक्शन के मुताबिक सरकार कंप्यूटर रिसोर्स पर मौजूद किसी संदिग्ध कंटेंट को लेकर एक्शन ले सकती है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, विदेश संबंध या कानून व्यवस्था पर खतरे की स्थिति में सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी या इंटरमीडियरी को उस कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। ब्लॉक होने के बाद आम लोग उस कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। गौरतलब है कि पिछले ही साल सोशल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स यानी OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार ने नए आईटी रूल्स जारी किए थे। ये नियम पहले से और कड़े हैं। इन नियमों को लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के खिलाफ कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। ट्विटर के मामले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने 4 जुलाई को डेडलाइन जारी की थी। इसके बाद कंपनी अपनी इंटरमीडियरी स्टेटस गंवा देगी। नियमों के मुताबिक इंटरमीडियरी स्टेटस खोने के बाद कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू की जा सकती हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक धारा 69A यानी 69A के तहत जिस कंटेंट को ब्लॉक करना है उसके लिए टाइम लिमिट तय की गई है। अब इस तरह के कंटेंट को 36 से 72 घंटों के भीतर हटाने का प्रावधान है। इसके साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स को अब एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर भी अपॉइंट करना जरूरी है। करीब 2 महीनों पहले केंद्र ने 10 राज्यों को दिए जाने वाले गेहूं के कोटे में कटौती कर दी थी। अब उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कुछ राज्यों ने केंद्र से अपील की है कि वह व्हीट एलोकेशन को फिर से बढ़ाए। आपको याद दिला दें कि मई में केंद्र ने गेहूं और चावल के लिए एलोकेशन के रेशियो में चेंज किया था। सामान्य राज्यों के लिए इसे 60-40 से 40-60, जबकि कुछ राज्यों के लिए 75-25 से 60-40 कर दिया गया। इसका मतलब सामान्य राज्यों के लिए गेहूं के आवंटन में केंद्र की हिस्सेदारी 40% ही रहेगी। पैसे की बचत के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए गेहूं के आवंटन में भी कमी की है। केंद्र सरकार 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राज्यों को गेहूं का आवंटन करती है। एक्ट के तहत खाद्यान्न भंडार का एक सेंट्रल पूल बनाने का प्रावधान है। इस पूल में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा MSP सिस्टम से खरीदा गया अनाज होता है। सेंट्रल पूल को टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दूसरी वेलफेयर स्कीम्स और आपदा की स्थिति में एलोकेशन के लिए मेंटेन किया जाता है। कानून के तहत लाभार्थी घरों के हर एक व्यक्ति को 5 kg अनाज दिया जाता है। यह अनाज उन्हें सब्सिडाइज्ड प्राइस पर राज्य सरकारों की तरफ से PDS के तहत मिलता है। आगे बताया गया है कि अगर राज्यों को होने वाला वार्षिक आवंटन पिछले 3 साल के औसत से कम रहता है तो लोगों को अनाज के वितरण के लिए कीमतों की सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ राज्यों को इस एक्ट के तहत निर्धारित मात्रा में अनाज दिया ही जाएगा। एलोकेशन के मामले में सबसे अच्छा प्रावधान यह है, PDS के तहत केंद्र की तरफ से राज्यों को अनाज का आवंटन तब तक होता रहेगा जब तक कि जरूरतमंद घरों की पहचान पूरी नहीं हो जाती। कल के बुलेटिन में ही हमने आपको LHC यानी लार्ज हैड्रन
कॉलिडर के बारे में बताया था। साथ ही बताया था कि अब यह मशीन अपने नए मिशन पर है। सर्न के वैज्ञानिक इस मशीन के जरिए अभी मैटर और एंटी मैटर के बीच के अंतर को समझने की कोशिश में हैं। वे इसके लिए खास तरह के पार्टिकल के स्टडी में लगे हैं जिसे ब्यूटी क्वार्क या बी क्वार्क कहते हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों ने एक्सोटिक मैटर या नए पार्टिकल्स का पता लगाया है। इनमें एक पेंटा क्वार्क है जबकि 2 टेट्रा क्वार्क्स हैं, यानी इनमें एक एक्सोटिक मैटर 5 क्वार्क्स से मिलकर बना है जबकि 2 मैटर्स 4 क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों को टेट्रा क्वार्क्स एक जोड़े में मिले हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन ब्रह्मांड को समझने में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। आइए अब क्वार्क्स के बारे में आपको समझाते हैं। 5th सेंचुरी BC में ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने यह आइडिया सामने रखा था कि दुनिया कुछ अणुओं यानी एटम्स से मिलकर बनी है, लेकिन 19वीं और 20वीं सदी तक आते आते प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका था कि एटम्स खुद स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं और ये पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। इसके बाद 1960 के दशक में तस्वीर और साफ हुई। पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स भी कुछ और छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। इन पार्टिकल्स को ही क्वार्क्स कहते हैं। इन क्वार्क्स के इंटरेक्शन के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में एक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स न केवल एटम्स को साथ रखने का काम करता है बल्कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन में भी अहम भूमिका निभाता है। विवादास्पद टिप्पणी को लेकर एक टीवी एंकर को कस्टडी में लिए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच विवाद सामने आया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में 2 राज्यों की पुलिस के बीच कानूनी पेंच फंसा हो। इससे पहले पंजाब और दिल्ली पुलिस के बीच झगड़ा भी खुलकर सामने आया था। आइए समझते हैं इंटर स्टेट अरेस्ट को लेकर हमारा कानून क्या कहता है, क्या कानून है, कोर्ट की इस पर क्या गाइडलाइंस है। पहले जान लेना जरूरी है कि संविधान के मुताबिक पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए संबंधित राज्य ही पुलिस के मामले में कंट्रोल रखता है। जाहिर है राज्य पुलिस की शक्तियों का दायरा उस राज्य की सीमा तक ही लिमिटेड है, इसलिए दूसरे राज्य यहां तक कि दूसरे जुरिस्डिक्शन से गिरफ्तारी के मामले में एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के भीतर पेश करना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 22(2) में इसका प्रोविजन किया गया है। आमतौर पर निकटतम मजिस्ट्रेट को ही उस खास मामले के लिए मजिस्ट्रेट माना जाता है। दूसरे जुरिस्डिक्शन को केस होने की स्थिति में वो मजिस्ट्रेट ट्रांजिट रिमांड का ऑर्डर देता है ताकि केस को उस क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा सके जहां ट्रायल किया जाना है। इधर समझना जरूरी है कि यह बात कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर की बात हो रही है, यानी इसमें दोनों ही बातें शामिल हैं, लोकल जुरिस्डिक्शन और दूसरे स्टेट का जुरिस्डिक्शन। सीआरपीसी की धारा 79 वारंट गिरफ्तारी से डील करती है। इस सेक्शन में इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में डिटेल्ड प्रोसेस है, लेकिन पुलिस की पावर को डिफाइन नहीं किया गया है। फिर भी कानून के मुताबिक ट्रांजिट वारंट को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या थाने के ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश किया जाता है। इसके बाद ही आरोपी को दूसरे स्टेट की पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है। इसके इतर नॉन वारंट अरेस्ट के मामले में धारा 48 में जिक्र किया गया है। कानून के मुताबिक जिस पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने का अधिकार है वह देश की किसी भी जगह से आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। इंटर स्टेट अरेस्ट की सूरत में दिल्ली हाई कोर्ट की गाइडलाइंस पर भी नजर डालनी जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के संदीप कुमार बनाम दिल्ली सरकार के मामले में बताया था कि गिरफ्तारी के लिए अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को लिखित में सूचित करना जरूरी है। इसके साथ ही कुछ खास मामलों को छोड़ दें तो पुलिस अधिकारी को लिखित में गिरफ्तारी के कारणों को रिकॉर्ड में रखना होगा। बुलेटिन के बाद आइए अब इन खबरों से जुड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद यात्रा के समय सहित 24 घंटों के भीतर नजदीकी मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है, उक्त का उल्लंघन होने की स्थिति में उस व्यक्ति के पास केवल विधिक उपचार ही है, संवैधानिक नहीं। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थिति में 3 माह से अधिक के लिए निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता। उपर्युक्त में से कौन से कथन गलत हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। केवल नागरिक ही मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उच्च न्यायालय जा सकते हैं, कंपनियां नहीं।
और दूसरा कथन है, एक आरोपी को पुलिस द्वारा संबंधित राज्य की सीमा के भीतर ही गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 22 एक ही प्रकृति के मौलिक अधिकार हैं। चौथा, भारत में संपूर्ण रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही पालन होता है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।